नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पाकिस्तान को रूस का तेल मिल गया है। कुछ रोज़ कबल शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि 45,000 टन तेल भरा हुआ जहाज़ कराची के मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट पर पहुंच गया है। और अब जाहिर है पाकिस्तानियों को वो जो उनको डिस्काउंट मिला है वो पासान किया जाएगा, सस्ता मिलेगा। लेकिन कल रूस का जो मिनिस्टर है, उसका नाम है शुगनी-लो, उसने ऐसा बयान दिया है कि हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया पाकिस्तान को। आप ज़रा उसके जो अल्फाज हैं उसके ऊपर गौर कीजिए। वो कहता है हमने स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट तो दिया ही है लेकिन स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। यानी वैसे भी उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं। कोई भी उससे खरीदेगा तो किसी लालच के बिना पर ही खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। एक तो उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, दूसरे वहाँ से जो तेल आता है उसके ऊपर किराया भी बहुत लग जाता है। तो ऐसे में अगर कोई उससे खरीदेगा तो जाहिर है कुछ अपना फ़ायदा देखेगा तभी खरीदेगा। अभी कुछ पाकिस्तानियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तेल हमें डिस्काउंट पे नहीं मिला, यानी और जैसा शुगलिनोफ ने कहा है वो भी ऐसी ही ज़ुबान बोल रहे हैं। और वो कहते हैं जैसा कि बाज़ार में कहा जा रहा है कि ये तेल पहले गुजरात आया, हिंदुस्तान का जो गुजरात सूबा है वहाँ पर आया। गुजरात की जो रिलायंस वालों की जामनगर की रिफाइनरी है वहाँ पर रिफाइन हुआ और फिर वहाँ से वो रिफाइन होके वो तेल वहाँ से दुबई गया और फिर दुबई से कराची आया। और कहते हैं ऐसा कि भारत को रूस ने $52 फी बैरल तेल दिया, जो कि उसने $69 बैरल, मतलब वो जो दुबई का बिल निकला अभी वो तो भारत का बिल तो नहीं है, उसमें तो ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये भारत से पाकिस्तान ने खरीदा है। वो ऐसे ही दिखाएंगे कि हमने रूस से ही खरीदा है। तो दुबई से जो बिल निकला है वो $69 फी बैरल दिखा रहा है। और इस लिहाज से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। अब जनाब आप ज़रा इस मसले पर थोड़ा गौर कर लीजिए। एक तो बाज़ार में ब्रेंट का जो रेट है ना वो $76.5 फी बैरल है, यानी इस लिहाज से भी $7.5 फी बैरल आपको सस्ता पड़ा है। और दूसरे जनाब आप ये सोच लीजिए कि ये आपको तेल जो है ना ये रिफाइन मिला है, ये क्रूड नहीं है। और ज़ाहिर है रिफाइनमेंट का अगर आप खुद करते तो आपको भी खर्चा करना पड़ता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के पास अभी वो सहूलियात मुयसर नहीं है कि पाकिस्तान रूस का तेल, ये उरल से आया है, इसको प्रोसेस करने के लिए पाकिस्तान के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसके बदले में अगर उसको रेडीमेड रिफाइंड प्रोडक्ट मिल गई, यानी ज़ाहिर है इसमें हाई स्पीड डीजल होगा, पेट्रोल होगा यानी गैसोलीन होगा या केरोसिन ऑयल होगा, तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान को $69 में अगर रिफाइन माल मिला तो भाई ये डिस्काउंटेड नहीं है तो और क्या है। ये कहना और ये सोचना कि हर बात में, ये पाकिस्तानियों की शुरू से लेके ये आदत रही है कि वो हर बात में कोई न कोई साजिश ढूंढ निकालते हैं।
کہ इसमें ये साजिश है, उसमें ये साजिश है, हमारे साथ धोखा किया गया है। भाई साहब, टू कट इट शॉर्ट, यानी आप सीधा सीधा सोच लीजिए कि अगर आप यही तेल सऊदी अरेबिया से लेते, इराक से लेते, कुवैत से लेते तो आपको कितने में पड़ता और अभी आपको कितने में पड़ा। अगर उसमें सीधा सीधा फर्क दिखाई देता है तो बस आपको फायदा हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है। तो आपको पेड़ नहीं गिनना चाहिए, आपको आम खाने से गरज होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक थोड़ा मशवरा देना चाहेंगे। वो ये अलग बात है कि हमें इसका भी इल्म है कि पाकिस्तानी इसके ऊपर ध्यान तो धरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पर तो हिंदू और हिंदुस्तान दुश्मनी का एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। इसीलिए उनको कोई भी चीज़ हिंदुस्तान से करना अच्छी नहीं लगती। नहीं तो जनाब, अगर यही तेल सीधे सीधे हिंदुस्तान से पाकिस्तान खरीदता तो एक तो इतना तो सीधा सीधा समझ में आता है कि ये तेल गुजरात से पहले दुबई गया और फिर दुबई जाके वापस कराची आया, तो डबल ये किराया चढ़ गया। वैसे गुजरात के जामनगर से कराची तो यूं कह सकते हैं कि इट इज स्टोन्स थ्रो अवे, यानी एकदम नज़दीकी है। चंद घंटों में वो जहाज़ पहुंच सकता है कराची तक गुजरात से लेकर। और फिर जाहिर है जितना कम फासला होगा तो वो चीज़ उतनी, उसका किराया भी कम लगेगा। लेकिन पाकिस्तानी अपने आप को इस मखमसे में या इस इल्यूज़न में रखना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान से धंधा नहीं करना चाहते और वो हिंदुस्तान से धंधा नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम ये कहना भी ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान का जो वज़ीर तेल है जनाब मुसद्दिक मलिक, उसने कहा है कि हमें इस तेल की खरीदारी में फ़ायदा हुआ है। ये अलग बात है कि उसने इसकी तफसीलात नहीं दी, वो तफसीलात मैं आपको थोड़ी देर कबल दे चुका हूँ। लेकिन उसने इस बात की तस्दीक की है कि हमें इस सौदे में फ़ायदा हुआ है और इसीलिए हमने किया। और जाहिर है उनको फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा जाहिर है ऑनवर्ड पासान करेंगे और वो फिर ग्राहक को भी उतना ही सस्ता तेल मिलेगा। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक जनरलों को, कहते हैं 13 था उनका नंबर, उनको अपने घर बुलाया। टी पार्टी रखी गई थी, एक गेट टुगेदर, और फिर उन्हें ये दरख्वास्त की गई या ये सजेशन दी गई, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, ये लोग जो है ना ये प्रो इमरान हैं और इस किस्म के बयानात देते रहते हैं और इस किस्म की हरकत और सकनात का जो है उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो उनको ये कहा गया बड़े प्यार से, बड़े अदब से, क्योंकि वो सब सीनियर है। ये अलग बात है कि अभी वो रिटायर हो चुके हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन उनका न्यूजेंस वैल्यू तो है, क्योंकि बहुतों की औलाद अब भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है और वो चाहें तो किसी भी तरह जनरल आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने उनको कहा कि जनाब आप देखिए, अगर आप, एक तो आप आर्मी के आदमी हैं, आपको चाहिए कि सियासत से दूर रहें, किसी भी लिहाज से किसी भी सियासी पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ न रखें। और अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हाँ नहीं हम तो सियासत करेंगे, तो फिर जनाब ये जो ढकोसला है, ये जो आप बाहर का जो ये रूप धारण किए हुए हैं कि हम आर्मी के वेटरन्स हैं, ये हटा दीजिए। सीधे सीधे किसी भी पार्टी, यानी जाहिर है इससे मुराद पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप चाहें तो उसी में शामिल हो जाइए और फिर धड़ल्ले से सियासत कीजिए। लेकिन आप पर्दे के पीछे रहकर ये साजिशें करना या इस किस्म की जो निफाक फैलाना हो आर्मी के काडर्स में,
वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जनाब, इससे ये साबित हो चला है कि जनरल आसिम मुनीर ने, ये हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, और हकीकत में तो 9 मई के बाद से ही जनरल आसिम मुनीर ने अपना मन बना लिया था कि अब कुछ भी हो, इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। आप इसे कुछ भी कहें, आप इसे एंटी डेमोक्रेसी कहें या कुछ भी उसको कहें कि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ये है वो, या वो उसको दुश्मनी है, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI था, और उसने इमरान खान को बताया था कि तुम्हारी बीवी और उसकी सहेली फराह गोगी और उस्मान बुज़दार ये बहुत बड़ी आला किस्म की करप्शन कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ की करप्शन कर रहे हैं। ये मेरे पास, क्योंकि वो तो जाहिर है स्पाई एजेंसी का हेड था, और उसने उसका पूरा फाइल बना के दिया था उसने इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने बजाय इसके, अब जाहिर है ईमानदार कहता था अपने आप को, ईमानदारी के प्लैंक पर हुकूमत में आया था, तो उसको चाहिए था कि किसी भी किस्म की अगर करप्शन हो रही है तो उसको बंद करने की कोशिश करता। लेकिन बजाय इसके कि वो करप्शन को बंद करने की कोई कोशिश करे, उसने उसके खिलाफ जाकर जनरल कामर जावेद बाजवा, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसको बोला इसको हटा दो, और आधी रात को, रात के 11 बजे उसे विदाउट एनी फैन फेयर उसे हटा दिया गया और नया दूसरा DGISI मुकर्रर। तो अभी कह सकता है इमरान खान कि मेरे ऊपर जनरल आसिम मुनीर की ये दुश्मनी है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो रेड लाइन थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो थी 9 मई, और 9 मई को इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो, इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं होगा। और अब ऐसे कहा जा रहा है कि उसको ये मैसेज पहुंचा दिया गया है। हमने कुछ सुना, किसी हारून रशीद कोई सहाफ़ी हैं, उनके थ्रू से मैसेज दे दिया गया है। अब जनाब, ये मैसेज तो इमरान खान को पहुंच गया है कि तुम्हें अभी पाकिस्तान की सियासत में कोई भी रोल नहीं मिलेगा और तुमको मुल्क छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसको शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी न दी जाए, क्योंकि वो पंजाबी है और सिंधी तो है नहीं कि उसको फांसी दे दे। इसीलिए उसको हो सकता है कि पूरी उम्र के लिए जेल में सड़ता रहे वो, और उसके ऊपर वैसे भी वो खुद ही कहता है कि मेरे ऊपर 140 FIR फाइल हो चुकी हैं। तो इतने केसों की वो पेशियां भरते भरते उसकी उम्र निकल जाएगी। कम से कम 5 साल के लिए तो वो गया, अपने इस वज़ीर आज़म के सपने से वो दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। और ये तो पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही होता रहा है। जैसे 2018 में उन्होंने जनाब नवाज शरीफ को रास्ते से हटा दिया, साकिब निसार की और फैज़ हमीद की जो मिली भगत थी उसकी वजह से उसे नाअहल करार दिया गया और हटा दिया गया। और अभी उसकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए कानून, हमने कल बताया था कि उन्होंने कानून बनाया है कि उसको रिव्यू किया जा सकता है नाअहली को। तो अभी नवाज शरीफ वापस आएगा। अच्छा, अभी इलेक्शन पक्की तरह होंगे। अभी इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हैं कि नवंबर तक हो जाएंगे, और इसकी निशानियां मिल रही हैं। एक तो पहले कुछ रोज़ कबल आसिफ जरदारी ने ये कहा था कि इलेक्शन मैं कराऊंगा, तो उसका मतलब ये है कि उसका किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है राबता है, और वो जल्द ही, मतलब ये असेंबली टूट जाएगी। हो सकता है 8वें महीने अगस्त में जो ये कर दें ऐसा, और फिर 11वें महीने 3 महीने तक वो आर्जी हुकूमत, वो जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाते हैं केयरटेकर, वो चले, और नवंबर। अच्छा, इसके लिए फिर अभी उन्होंने अपना इलेक्शन का बिगुल भी बजा दिया है। कल बिलावल भुट्टो ने जो है शहबाज शरीफ को और सख्त सुस्त कहा और कहा कि हम ये बजट पास होने नहीं देंगे अगर आपने जो वादा किया है कि सिंध के जो फ्लड अफेक्टेड
पीपल हैं, उनके लिए जो भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं पहले उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो ये सीधी सीधी बात है। वो अपनी इलेक्टोरेट को, जो उसकी बेसिक है सिंध, उसको राज़ी करना चाहता है और उसे मालूम है कि अब जल्द ही इलेक्शन होंगे और उसके लिए वो अपनी जो है और पॉलिसी भी वैसी बना रहा है और अपने उसके जो काम हैं वो भी वैसे ही हैं। अच्छा, उधर पीपी का ही एक शख्स है लतीफ़ खोसा, जो है तो पीपी का लेकिन वैसे वो सपोर्टर है पीटीआई का। कल सुनने में आया कि उसके घर पर कुछ गोलीबारी हुई। उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये खबर तो है, हम आपको गोशगुजार कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है आज़म खान, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था जब इमरान खान वजीर आज़म था, और वो जो तैयबा गुल के साथ उसने मिलकर की थी मिली भगत, केस बनाए थे अपोजिशन के खिलाफ नैब के थ्रू, उसमें उस वक्त भी ये उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था आज़म खान। वो गुम हो गया है और उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस ने तो ये कहा है कि हमारे पास इसका कोई इत्तला नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। कई मर्तबा पुलिस किसी को उठा लेती है और फिर उसका इकरार भी नहीं करती। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।